हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में अपना प्लेसमेंट जर्नी शेयर करने वाला हूँ। हाउ आई क्रैक मल्टीपल ऑफर ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। तो इस वीडियो में डिटेल में सब कुछ बातें करूंगा। तो सबसे पहले अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मैं बीसीए ग्रेजुएट हूं। मैंने 2024 में बीसीए पास आउट किया था। तो मैं उस टाइम का बात कर रहा हूं कि जब लोग बोल रहे थे कि हायरिंग फ्रीज है, कंपनी हायरिंग नहीं कर रही है। तो उस टाइम पे मुझे एक नहीं बल्कि तीन तीन ऑफर लेटर रिसीव हुए थे। तो इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊंगा कि मेरा क्या स्ट्रेटजी था, मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था। हर एक कुछ को मैं यहाँ पे डिटेल में आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सब कुछ प्रिपेयर किया था और कैसे मैंने जब हायरिंग फ्रीज था तो तीन तीन ऑफर लेटर मैंने क्रैक किए। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है 2026 में। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि मुझे कौन कौन से कंपनियों की तरफ से ऑफर रिसीव हुआ था 2024 में, तो सबसे पहला जो ऑफर मुझे रिसीव हुआ था वो था टीसीएस की तरफ से, और दूसरा ऑफर लेटर रिसीव हुआ था विप्रो की तरफ से, और तीसरा ऑफर लेटर रिसीव हुआ था डेलोइट की तरफ से। डिटेल में भी बात करेंगे कि कितने सीटीसीज थे इन कंपनियों के बारे में। तो ये तीन कंपनियां थी जिनकी तरफ से मुझे ऑफर लेटर रिसीव हुआ था 2024 में, जबकि हायरिंग वहां पे फ्रीज थी। और इसके अलावा मैंने अगर कहीं पे अप्लाई किया था तो वो था एसेंचर। ये चार कंपनियों में मैंने 2024 में अप्लाई किया था, जिसमें से मुझे तीन कंपनियों की तरफ से ऑफर लेटर रिसीव हुआ था, एसेंचर की तरफ से नहीं हुआ था। बट मैंने एसेंचर पे भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था। हर एक राउंड को क्लियर करते हुए इंटरव्यू राउंड तक मैंने पहुंचा था। बट लास्ट में इंटरव्यू राउंड के बाद मुझे कोई भी एसेंचर की तरफ से रिस्पांस देखने के लिए नहीं मिला। तो यहाँ पे एसेंचर ने ऑफिशियली हायरिंग तो अनाउंस कर दिया था, बट एसेंचर बहुत रेयर हायरिंग कर रही थी उस टाइम पे। उससे पहले तक 2022 और 2023 में एसेंचर हायरिंग नहीं किया था, और 2024 में ही जस्ट अनाउंस किया था, और बहुत रेयर हायरिंग हो रही थी। हो सकता है इस वजह से मेरा यहाँ पे सिलेक्शन ना हो पाया एसेंचर में। बट जो भी हो, यहाँ पे चार कंपनियों में मैंने अप्लाई किया था और तीन कंपनियों की तरफ से मुझे ऑफर लेटर रिसीव हुआ था। और बाकी उस टाइम पे और भी कोई कंपनी मुझे देखने के लिए नहीं मिला था, इस वजह से मैं बाकी कंपनियों में अप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि हायरिंग फ्रीज थी। टीसीएस की तरफ से जो मुझे ऑफर रिसीव हुआ था वो था टीसीएस इग्नाइट का ऑफर, जिसका सीटीसी था 2.8 एलपीए। तो इसके लिए जो हायरिंग होती है वो है टीसीएस बीएससी स्मार्ट एंड इग्नाइट हायरिंग, जिसके थ्रू मुझे इग्नाइट का यहाँ पे ऑफर लेटर मिला था। और दूसरा जो ऑफर मिला था वो विप्रो विल्प का मिला था, जिसका कि कोई एनुअल सीटीसी तो नहीं होता है बट मंथली सीटीसी होता है। फर्स्ट ईयर में आपको 15,000 पर मंथ सीटीसी देखने के लिए मिलता है, और हर एक नेक्स्ट ईयर 2,000 का इंक्रीमेंट के साथ 5 ईयर का आपका यहाँ पे विप्रो विल्प का बाउंड होता है। और साथ ही यहाँ पे विप्रो में ज्वाइनिंग बोनस जो आपको देखने के लिए मिलता है वो है 75,000 का। तो ये विप्रो का पैकेज था जो कि मुझे बीसीए कंप्लीट होने से पहले ये दोनों ऑफर लेटर रिसीव हुए थे। और बीसीए कंप्लीट होने के बाद मुझे जो ऑफर लेटर रिसीव हुआ था वो था डेलोइट का। तो डेलोइट का जो ऑफर लेटर मुझे रिसीव हुआ था वो 3.8 एलपीए का। ये जो ऑफर लेटर मुझे रिसीव हुआ था तो डेलोइट की तरफ से नेशनल लेवल असेसमेंट होती है, तो इसके थ्रू ये मुझे ऑफर लेटर रिसीव हुआ था। तो इसमें जो मेरा बेटर ऑप्शन था वो था डेलोइट, बट मैं अभी करंटली टीसीएस में वर्क कर रहा हूँ। तो इसके पीछे क्या रीजन था कि मैंने बेटर ऑप्शन छोड़ के टीसीएस को ज्वाइन किया था। तो वीडियो के एंड में आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्यों मैंने डेलोइट छोड़ के टीसीएस को ज्वाइन किया था। तो अब बात करें वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर कि कैसे मैंने यहाँ पे प्रिपरेशन किया था और क्या मैंने स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि मेरा यहाँ पे एक नहीं बल्कि तीन तीन ऑफर लेटर रिसीव हुआ था, वो भी तब जबकि यहाँ पे हायरिंग फ्रीज था। तो मैंने जो प्रिपरेशन स्टार्ट किया था ग्रेजुएशन में, बीसीए में अपना थर्ड ईयर जब लास्ट ईयर पे था मैं, तब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। और जब प्लेसमेंट स्टार्ट होते हैं उसके जस्ट 3 मंथ पहले मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। उससे पहले मैंने यहाँ पे रिसर्च करना स्टार्ट किया था कि बीसीए में कौन कौन सी कंपनियां यहाँ पे हायरिंग करती है बीसीए स्टूडेंट को। तो मैंने एक लिस्ट बनाया था कि कौन कौन सी कंपनियां बीसीए को हायर कर रही है। तो मुझे पता चला जो जो कंपनियां हायर कर रही है, तो उनमें से हर एक कंपनियों का जो कॉमन पैटर्न था। तो सबसे पहला राउंड जो हो रहा था स्क्रीनिंग राउंड, तो एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा था हर एक कंपनी में, जो कि बीसीए स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड देना पड़ता है। उसके बाद यहाँ पे या तो कम्युनिकेशन राउंड होता था या फिर टेक्निकल राउंड, या तो उसके बाद डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड देखने के लिए मिल रहा था। तो हर एक कंपनी का अलग अलग प्रोसेस है। तो मेन यहाँ पे मेरे लिए इम्पोर्टेंट जो राउंड था, फर्स्ट राउंड था एप्टीट्यूड राउंड, क्योंकि मैंने कभी भी न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग या फिर वर्बल एबिलिटी, तो ये सब मैंने कभी प्रिपेयर नहीं किया था या फिर इससे पहले मैंने पढ़ा नहीं था। तो ये चीज़ मेरे लिए चैलेंजिंग था।
और बाकी बात करें टेक्निकल पार्ट या फिर प्रोग्रामिंग या फिर कोडिंग के बारे में, तो बीसीए में मैंने काफी अच्छे से इसके ऊपर फोकस किया था, प्रोग्रामिंग और कोडिंग के ऊपर, और साथ ही डीएसए के ऊपर भी बहुत फोकस किया था। तो इसके लिए मुझे कोई अलग से प्रिपरेशन नहीं करना था, क्योंकि बीसीए में मैंने जो पढ़ा था वो मैंने रिसर्च करने के बाद पता चला कि जितना पढ़ा है वो इनफ है। तो मुझे टेक्निकल और प्रोग्रामिंग के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ा था। तो फिर मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट किया तो मैंने 1 मंथ के बाद मुझे पता चला रीजनिंग जो है मेरा हो जा रहा था, और बाकी वर्बल एबिलिटी जो है वो ओके ओके था। तो ज़्यादा मुझे इन दोनों के लिए टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं था। मेन था यहाँ पे कि न्यूमेरिकल एबिलिटी मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा। बहुत सारी कंपनियों में देख रहा था कि न्यूमेरिकल एबिलिटी जो है ज़्यादा वेटेज लेके बैठी हुई थी। तो ये मेरे लिए चैलेंजिंग था कि न्यूमेरिकल एबिलिटी मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना था और मेरे से हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रेटेजी फॉलो किया था कि मैंने 100% पोर्शन कंप्लीट ना करने के बजाय मैंने 70 to 80% पोर्शन कंप्लीट करने का डिसीजन लिया। तो मैंने फिर यहाँ पे रिसर्च स्टार्ट किया कि कौन कौन सा ऐसा न्यूमेरिकल एबिलिटी का टॉपिक है जिससे कि यहाँ पे एप्टीट्यूड में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो उन सारे टॉपिक का मैंने लिस्ट बनाया और उस पे मैंने फिर प्रिपरेशन स्टार्ट किया। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में मेरा जो प्रिपरेशन था मैंने 70% पोर्शन ही कंप्लीट किया था, बट मैंने इतने अच्छे से किया कि उससे कोई भी क्वेश्चंस आ रहे थे तो मैं सॉल्व कर पा रहा था। और मैंने जितने भी हायरिंग प्रोसेस में एप्टीट्यूड टेस्ट दिया था, तो उनमें से सबसे ज़्यादा जो टफ था न्यूमेरिकल एबिलिटी वो था टीसीएस का। बाकी विप्रो का ओके ओके था, बहुत हाई लेवल का नहीं था, मॉडरेट लेवल का था, और डेलोइट में भी बहुत मॉडरेट लेवल का था। डेलोइट में साथ ही कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो इस वजह से एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। बट टीसीएस का यहाँ पे टफ था क्वेश्चंस काफ़ी, रीजनिंग का भी क्वेश्चंस टफ था। तो टीसीएस का यहाँ पे एप्टीट्यूड राउंड टफ था। उसके बाद मेरा यहाँ पे टीसीएस में डायरेक्टली यहाँ पे इंटरव्यू राउंड हुआ था, कोई कोडिंग राउंड नहीं हुआ था। बट टीसीएस में उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड था तो उसमें मुझे लाइव कोडिंग क्वेश्चंस डीएसए के देखने के लिए मिले थे, जो कि मैंने सॉल्व किया था। और साथ ही वहाँ पे मेरा जो डीएसए का टेक्निकल राउंड हुआ था वो डीएसए बेस्ड ही हुआ था टीसीएस के इंटरव्यू में। तो यहाँ पे मेरा जो स्ट्रेटजी था वो 100% प्रिपेयर ना करके 70% ही मैंने प्रिपेयर किया था, बट बहुत अच्छे से किया था जिससे कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो वो सारे जो स्ट्रेटजी मैंने फॉलो किया था वो मुझे काफ़ी हेल्प हुआ था उससे। फर्स्ट राउंड जो कि एप्टीट्यूड राउंड था उसको क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ था। और जो भी क्वेश्चंस आ रहे थे मैंने इतने अच्छे से किया था कि क्वेश्चंस हो जा रहे थे, और बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे जो कि तुक्के से किया था मैथ्स के, क्योंकि मैंने 100% पोर्शन कंप्लीट नहीं किया था। तो बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स थे जिनको मैंने प्रिपेयर नहीं किया था, बट उसका क्वेश्चंस मैंने तुक्के से लगाया था। तो हो सकता है कि तुक्के से वो सही लगा हो या फिर गलत लगा हो, मुझे नहीं पता। बट मैंने जो प्रिपेयर किया था उसको अच्छे से प्रिपेयर किया था और वो सही करके आया। तो कुछ ऐसे मैंने एप्टीट्यूड राउंड के लिए प्रिपेयर किया था जो कि बीसीए स्टूडेंट के लिए फर्स्ट राउंड होता है, और हर एक कंपनी का हायरिंग प्रोसेस में ये कॉमन था। तो इसके बाद जो यहाँ पे होता है या तो कम्युनिकेशन राउंड होता है या तो इंटरव्यू राउंड होता है। तो यहाँ पे जो मेरे लिए चैलेंजिंग था वो था इंग्लिश स्पोकन, क्योंकि मैं इंग्लिश में बात करने में बहुत ज़्यादा घबराता था, जिसके वजह से ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे फिर इंग्लिश स्पोकन पे फोकस किया और ये प्रिपेयर किया कि मैं इंग्लिश में बात कर पाऊँ। तो मैंने दोस्तों से बात करना स्टार्ट किया, साथ ही जितने भी एचआर क्वेश्चंस थे उनको प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर आप एचआर क्वेश्चंस को नहीं प्रिपेयर करेंगे, वो होते बहुत इजी है, बट अगर आप प्रिपेयर नहीं करेंगे तो एट द मोमेंट इंटरव्यू में आप उसके लिए आंसर नहीं कर पाएंगे। तो आपको प्रिपरेशन करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कैसे आपको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, और कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिससे कि आपको यहाँ पे इंटरव्यू हो या फिर एप्टीट्यूड में आपको क्वेश्चंस देखने के लिए मिलते हैं। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको देखने के लिए मिलेगा। तो मैं बात कर रहा था इंटरव्यू के राउंड के बारे में। तो जो मैंने प्रिपरेशन किया था दोस्तों के साथ और एचआर क्वेश्चंस, तो उसके वजह से मेरा यहाँ पे इंटरव्यू में भी सिलेक्शन हो गया था, और काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट मिला था। जो मैंने प्रैक्टिस किया था विद इन 10 डेज, मैंने काफ़ी ज़्यादा इंग्लिश स्पोकन प्रैक्टिस किया था, उससे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट आया था, जिससे कि मैंने इंटरव्यू में इंग्लिश में अच्छे से कम्युनिकेट किया। तो ये था मेरा प्लेसमेंट जर्नी, जिसमें मैंने कैसे प्रिपरेशन किया था, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। तो ये सारे थे। तो नेक्स्ट वीडियो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा कि कैसे आपको यहाँ पे इंटरव्यू या फिर एप्टीट्यूड राउंड के लिए अगर आप बीसीए स्टूडेंट है तो प्रिपेयर करना है।
तो आज के वीडियो में इतनी ही दोस्तों, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।